चलिए दोस्तों, आज फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, चांदपुर की चंदा पार्ट 7, जिसको लिखा है अतुल कुमार राय जी ने और सुना रही हूँ मैं आरती। चलिए सुनते हैं कहानी। गांव का दक्षिण टोला, यही माटी और ईंट की खूबसूरत कलाकारी से बना एक और घर है। घर के आगे खूब लंबा चौड़ा दालान और दालान के आगे बाउंड्री वॉल से बना एक बड़ा सा दरवाजा खड़ा है। कुछ साल पहले तक इस दालान की सुबह मानस की चौपाइयों से शुरू होती थी, दोपहर जवानों के रंगीन किस्सों से और शाम होते होते छोटे बच्चों के खेल तमाशे शुरू हो जाते थे। अंधेरा होते ही नीम के पेड़ पर कोयल राग यमन गाने बैठ जाती, नन्ही गौरैया फुदकना भूल जाती, कबूतर ना जाने किस देश से लौट आते। रात होते होते 3-4 कुत्ते इसकी रखवाली में भौं भौं करने लगते। इसके अलावा हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा आता कि यहाँ पुराने नेताओं की गर्दन पर हाथ रखकर राजनीति के दांव पैतरे सिखाए जाते। नए नेताओं को राजनीति के खेत में सांड की तरह दाग कर छोड़ दिया जाता। गांव के प्रधान हो या ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष हो या फिर विधायक सांसद, चुनाव के पहले सबको इस अखाड़े में हाजिरी देनी पड़ती। लेकिन जैसे किसी चीज की एक मियाद होती है, वैसे इस घर और दालान के सुनहरे दौर की एक मियाद थी। कहते हैं इस घर के मालिक जंग बहादुर सिंह के 3 लड़के इंजीनियर हो गए। गांव जवार में हल्ला हो गया, मास्टर साहब का तो भाग जाग गया रे। देखते ही देखते लोग अपनी बेटी ब्याहने के लिए इस दालान में दौड़ने लगे। तीनों की शादी खूब दहेज लेकर धूमधाम से की गई। तीनों के बाल बच्चे शहर में ही पढ़ने लिखने लगे और धीरे धीरे तीनों ने चांदपुर आना जाना बंद कर दिया। बेटी तो थी नहीं। अपनी पत्नी लीलावती के साथ चांदपुर में रह गए जंग बहादुर सिंह का शरीर रोगों से गिरने लगा। चश्मे के नंबर और दवाइयों के डिब्बे बढ़ने लगे। तभी हुआ एक बवाल। जमीन के एक टुकड़े पर कुछ देहात पटीदारों की नजर टेढ़ी हो गई। जंग बहादुर सिंह को अकेला और बीमार समझकर पुराना हिसाब निपटाने का अवसर मिल गया। देखते ही देखते खेत के एक हिस्से पर पटीदारों ने अवैध कब्जा कर लिया। मामला थाना, कोर्ट कचहरी, लखनऊ होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन इस दालान के आशीर्वाद से नेता बने कुछ लोगों ने न इसकी सुध ली, न ही जंग बहादुर सिंह का हालचाल लिया। जंग बहादुर सिंह शरीर के रोग और देहात पटीदार दोनों से अकेले मुकदमा लड़ते रहे। 5 साल से मुकदमे में जमीन तो किसी के नाम नहीं हो सकी, लेकिन कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने के कारण जंग बहादुर सिंह का गांव में एक नया नामकरण हो गया, मुकदमा बाबा उर्फ झांझा बाबा। आज वो इसी नाम से गांव में जाने जाते हैं। 6 फीट की ऊंचाई, खद्दर का कुर्ता और सदरी पहनकर पान खाने वाले 74 साल के बाबा की इज्जत कुछ ऐसी है कि रास्ते में खड़े लौंडे लफाड़े उनको देखते ही सावधान की मुद्रा में हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग पान की दुकानों से हट जाते हैं। लड़कियां दुपट्टा ठीक करके मुंह बंद कर लेती हैं। औरतें पल्लू सीधा करके प्रणाम बाबूजी कहती हैं। लेकिन अपने घर में पूछिए मत। बड़े बेटे ने दिल्ली में घर बनवा लिया है, छोटे बेटे ने बेंगलोर में और मंझला बेटा मुंबई में घर लेने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल गर्मी की बात है, बाबा अपने दिल्ली वाले लड़के के घर गए थे। साथ में पत्नी लीलावती भी थी। एक रात बाबा की तबीयत खराब हो गई तो बड़े बेटे सुधीर ने उनको समझाया, पापा पम्मा के साथ यहीं रह जाइए, जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए कब तक जान देते रहेंगे। झांझा बाबा ने आंखें बंद कर ली और बिस्तर पर निढाल होकर गिर गए, मानो इन बातों का कोई खास असर न पड़ा हो। लेकिन कुछ दिन बाद दवाई का असर होने लगा, बाबा की तंदुरुस्ती लौटने लगी, चलने फिरने बोलने बतियाने लायक जैसे हुए। वातानुकूलित कमरे उनको काटने लगे। 2-3 कमरों में सिमट चुका जीवन उनको ही धिक्कारने लगा। रात को बाबा ने एक भयावह सपना देखा कि कुछ लोग उनके घर को तोड़ रहे हैं, कुछ लोग दालान को
तभी जोर की तूफानी बारिश आ गई है। बारिश में घर की दीवारें गिरने लगी। सुबह होते ही कुछ लोग चौखट में लगी 100 साल पुरानी लकड़ी के लिए मारामारी कर रहे हैं, तो कुछ लोग नीम के पेड़ को काट रहे हैं। नीम के पेड़ पर बैठी कोयल रो रही है। उसके आंसू पोंछने के लिए ना गौरैया बची है, ना ही कबूतर। मानस की पोथी और तुलसी जी की माला को कुत्तों ने नोचना शुरू कर दिया है। बाबा के झट से नींद खुल गई, और ऐसी खुली कि 4 दिन नींद नहीं आई। आखिरकार वो एक दिन आ गया जब बहू बेटे के ऑफिस जाने से पहले ही बाबा ने कहा, मर जाएंगे लेकिन अपने पुरखों की माटी, अपनी जड़ को नहीं छोड़ेंगे। हमारा टिकट कटा दो, हम चांदपुर जाएंगे। नई आफत। हुई आफत। बहू नाराज होकर ऑफिस चली गई। बड़े बेटे ने छोटे भाई को फोन किया, छोटे ने मझले को, मझले की वाइफ ने छोटे बेटे की वाइफ से झगड़ा किया, और आखिरकार एक कंपनी में एचआर संभालने वाली सबसे बड़ी बहू ने खाना देते हुए एक फैसला सुना दिया। क्या करेंगे पुरखों की माटी लेकर? वही ना, एक पुराना घर, एक आम का बगीचा, 4 बीघा खेत जो हर साल बाढ़ में डूब जाता है। हम तो कब से कह रहे हैं बेच दीजिए। हम लोग नौकरी करें कि जमीन का मुकदमा लड़ें कि आपकी दवाई करवाएं। बाबा चुप रह गए, क्या बोलते। बड़े बेटे ने सांझ को खाने की मेज पर एक बार फिर कहा, देखिए पापा, आप गांव जाएंगे तो हम लोग मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। वहां बीमार पड़ेंगे, कौन यहाँ से देखने जाएगा? इतनी फुर्सत नहीं हमें। यहाँ आराम से रहिए, हमें भी रहने दीजिए। बाबा उस रात न कुछ बोल सके, न खा सके, न सो सके। सबसे महंगे गद्दे पर लेटकर गांव की टूटी खटिया का ओरचन याद आया। एसी से निकलती ठंडी हवा में शरीर पसीने पसीने होने लगा। महंगे टाइल से सुसज्जित बाथरूम में नहाते हुए सरयू नदी का घाट याद आया। याद आया खेदन की दुकान पर होने वाली वो सांझ की बदकही, वो अपना प्राइमरी स्कूल, आंखों के सामने सरजू की कछार पर पसरी अपनी माटी, और डोंगी में बैठकर विदेशिया गीत गाता हीरा मना मला। बाबा के दिल से हुक उठने लगी। हम बाप दादा की माटी बेच दें? ये दिन देखने से पहले उंगलियां गलकर गिर न जाए मेरी। अगले दिन की बात है। बहू बेटे ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल चले गए थे। घर में बची थी तो उनकी धर्मपत्नी लीलावती देवी बाबा से कहने लगी, ए जी, हमको भी एक क्षण नीक नहीं लग रहा है। न इन सब का बोली, न पहनावा, न रहन सहन। दिन भर बनैली मुर्गी जैसे कभी इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस खिड़की में टहलते रहो। मन उबिया रहा है। कितना उल्लास से आए थे, चलो बेटा पतों के संग रहेंगे, नाती को राजा रानी की कथा कहानी सुनाएंगे, गुड्डा गुड़िया बनाकर संग में खेलेंगे और 2 रोटी खाकर राम राम भजेंगे, तो बुढ़ौती कट जाएगा। लेकिन ये सब तो कंप्यूटर पे कहानी सुन रहे हैं, उसी पर खेला खेल रहे हैं। अब बुढ़िया की कथा कहानी और खेल इनको कहाँ ठीक लगेगा। बाबा ने सिर झुका लिया। लीलावती का चेहरा उतर आया। बाबा की आंखें रोने न लगे, इसलिए लीलावती ने फिर समझाया, ए जी छोड़िए चांदपुर, ज्यादा दिन अब जीना नहीं है, कुछ साल की बात है, मिलकर यहीं काट लेते हैं। बाबा भड़क गए, पगला गई हो क्या? कुछ साल? हम यहाँ 1 मिनट नहीं रहेंगे। तुमको रहना है तो 3 महीने दिल्ली, 4 महीने बंबई और 5 महीने बैंगलोर रहो। हमसे अब यहाँ एक क्षण न रहा जाएगा। लीलावती रोने लगी। बाबा फिर गरजे, चुप रहो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएंगे तो ये बेहूदे नहीं आएंगे, ना आए। मरने के बाद कौन देखने आता है कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। लेकिन इनके और तुम्हारे कहने से हम अपने पुरखों की माटी नहीं बेचेंगे। लीलावती खामोश हो गई। आंखों से निकलते आंसू तेज हो गए। लेकिन बाबा तो धुन के पक्के। अगले दिन झोला उठाया और स्वतंत्रता सेनानी की जनरल बोगी में बैठकर चांदपुर आ गए। तीनों बेटे इस पागलपन पर हैरान रह गए। लीलावती का रोने का ठिकाना न रहा। इधर किटी पार्टी में गई बड़ी बहू को कॉलोनी की भाभियों ने लिपस्टिक ठीक करते हुए सांत्वना दिया, लीव इट यार, लेट्स एंजॉय। यू नो, मैं तो पीकू को डैडी से कहती हूँ कि यार तुम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, ये सो कॉल ब्लडी संस्कार हमसे नहीं झेला जाएगा। दिन भर बच्चों को देखो, रात को तुमको झेलो, और ऊपर से फिर दिन भर तुम्हारे पेरेंट्स को दवाई दो। और ये पेरेंट्स लोग, उफ, ये लोग चलते फिरते सीसीटीवी कैमरे हैं यार, पर्सनल स्पेस की वॉट लगा देते हैं, फक इट।
इतना सुनते एक लेडी ने अपने तंग कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, सेम हियर टीना डार्लिंग, लीव इट, चीयर्स। फिर शीशे की महंगी गिलासों में बर्फ छलकने लगे और इधर झांझा बाबा के टूटे चश्मे में पानी। लेकिन गांव तो गांव है। लाख दुश्मन इस घर की खत्म होती रौनक पर हंसे, लाख बहू बेटे अपने गांव की उपेक्षा करें, लेकिन गांव के लोग अपने झांझा बाबा को कैसे भूल सकते हैं। चांदपुर चट्टी पर कदम रखते ही हुआ हल्ला, बाबा आ गए रे, बाबा आ गए। देखते ही देखते सूना पड़ा दालान फिर गुलजार हो गया। नीम के सूने पेड़ पर रौनक उतर आई। भरी दोपहरी में गौरैया ने चहचहाना शुरू कर दिया। सांझ को सूने दालान में सुंदर कांड का आयोजन हुआ। अरसे बाद दक्षिण टोले में ढोलक झाल की आवाज गूंज उठी। बाबा की शांत धमनियों में रक्त का प्रवाह उमड़ने लगा। सालों बाद बाबा ने जोर से गाया, जिमी अमोघ कर रघुपति बाना, यही भांति चले हनुमाना। पीछे से गांव के हीरामन, दया, दीना, खेदन और रमेसर ने ललकार कर जोर लगाया, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक हो ही श्रमहारी। बोली बोली बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय। और उसी दिन झांझा बाबा का ब्लड प्रेशर, शुगर सब ठीक हो गया। प्रसाद खाते हुए रमेसर ने कहा, बाबा चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको नोएडा दिल्ली में नहीं, अब यही रहना है। आपके 3 नहीं 30-40 बेटे पतो इस गांव में भी जिंदा है। फिर तो सुबह से गांव के बुजुर्गों की दालान में बैठकी होने लगी। किस्से और कहकहों का दौर चल निकला। नीम पर कोयल लौट आई। कबूतर और गौरैया ने अपने घोंसलों को सजाना शुरू कर दिया। बाबा आज पतों ने पकौड़ी छाना है। बाबा आज दाल पिठोरी खा लो। बाबा लीजिए आज मालपुआ बना है। बाबा बाबा सुनकर बाबा का मन अब अघाने लगा। आंखों से सुख के आंसू गिरने लगे। मन सोचने पर विवश हो गया, ये स्नेह, ये लगाव, ये आत्मीयता और भाव हाड़ मांस की फैक्ट्री बन रहे शहर में संभव था क्या? कभी नहीं। लेकिन गांव में सब लोग एक जैसे तो नहीं है। कभी कभार कोई पूछ ही देता, बाबा बेटों की कोई खबर आई क्या? बाबा चश्मा पोंछ कर कहते, छोड़ो भाई, अच्छा होता कि एक बेटी होती, कम से कम बुढ़ौती में अपने बाप का चौखट तो घूम जाती। बस इसी एक बेटी की कसक ने आज चांदपुर की हर बेटी को बाबा की बेटी बना दिया है। किसी जाति की लड़की की शादी हो, पेंशन आए या नहीं, कोई चिंता नहीं। कोई बस कह दे कि बाबा आज वर देखने जाना है, तो बाबा हाजिर, चलो चलो। कोई कुछ मांग दे कि बाबा तनी सा आर्थिक मदद चाहिए, लो जी बैंक से पैसे निकाल कर तुरंत हाजिर, ले भाई काम कर बाद में देना। बाबा को अब इसी में आनंद आता है और इसी में सुख मिलता है। फिलहाल सुबह के 10 बज रहे हैं। दालान में बैठकर बाबा किसी खसरा खतौनी में उलझे हुए हैं। भगवान की कृपा से खूब तेज धूप निकल आई है। नीम के पेड़ के नीचे जल रहे अलाव के धुएं से उसकी पत्तियां हिल रही हैं। तभी मंटू ने द्वार के सामने ब्रेक मार दिया। बाइक झटके लेकर थोड़ा सा फिसलते हुए रुक गई। रमेश सर भड़क गए, रे बेहुदा, दिखाई नहीं देता, 4 थप्पड़ देंगे, 1 मिनट में सारा सिनेमा का नशा उतर जाएगा। बाबा दालान में बैठकर हंसने लगे, आओ रमेशर आओ, छोड़ो भाई, मंटुआ बछरू है अभी, लेकिन ये मोटरसाइकिल कहाँ से उठा लाए? रमेशर ने सामान्य होते हुए कहा, ए बाबा चलना है दूर, तो सोचे कि कौन बार बार जीप या बस बदलेगा, आपको भी दिक्कत होगा, इसलिए एक दिन के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर ली। बाबा मुस्कुरा उठे, अरे पागल, बस जीप का दिक्कत देखा जाएगा तो किसी की बेटी का ब्याह तय होगा, बुड़बक कहीं का। रमेशर मुस्कुराने लगे। मंटू सावधान की मुद्रा में जमाई लेते हुए बुदबुदाने लगा, हे भगवान, आज इन 2 महापुरुषों को झेलने की ताकत देना। इधर बहुत देर तक सोचने के बाद बाबा बोले, ए रमेशर, का बाबा, देखो सिकंदरपुर में एक लड़का है, बीएड करके कोचिंग पढ़ाता है, घर का अकेला है, 1-1.5 बीघा खेत है, गांव समाज में इज्जत है, क्या पता राम जी की दया हो गुड़िया के भाग्य से नौकरी लग जाए। रमेशर पशुपेश में पढ़ते हुए ठहर कर बोले, बाबा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आज जहाँ चलना है वहाँ मामला सेट। लड़का बलिया विकास भवन के समाज कल्याण विभाग में चपरासी है, सरकारी नौकरी है, ऊपर से गांव भर में हल्ला है कि तनख्वाह से ज्यादा तो ऊपर का कमाता है। इतना सुनकर बाबा बेचैन हो गए, पागल हो गए हो क्या? चपरासी से गुड़िया की शादी होगी? हम जो कह रहे हैं सुनो, सिकंदरपुर वाले लड़के की समाज में प्रतिष्ठा है, उसका बाप सुखदेव चौधरी मेरे ही साथ रेवती में मास्टर था,
इज्जतदार आदमी है, गुड़िया की इज्जत करेगा। रमेशर नहीं माने और बाबा के सामने याचना की मुद्रा धारण कर लिए। बाबा आजकल एमए ओमे ईएड बीएड का भरोसा नहीं है। मनोहरा भी तो बीएससी बीएड करके मैनेजर साहब के इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा है। एक दिन रो रो कर कह रहा था, मैनेजर साहब वो टाइम से तनख्वाह नहीं देता है और एक दिन भर इक्के घोड़े की तरह खटाता है। बाबा सरकारी नौकरी की बातें अलग है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ मामला सिर्फ दहेज में फंस रहा है। आप चलिए, आप दबा के बतियाएंगे, हमको साहस मिलेगा, मामला झट से सेट हो जाएगा। बाबा खामोश रह गए, क्या करते। सामने बेटी के सुखी जीवन की कल्पना में बैठे बाप के माथे पर बैठी चिंता की रेखाओं ने उन्हें सहज बना दिया। चौकी से खड़े होकर बोले, ठीक है, जब नहीं मानोगे तो चलो। रे मंटुआ, कोठरी में से कुर्ता धोती सगरी साल चश्मा निकालो। बाबा तैयार हो गए। 3 बेटों के कारण कभी दामाद खोजने की नौबत तो नहीं आई, लेकिन रमेशर की गुड़िया को अपनी बेटी से कम मानते थे क्या? बिल्कुल नहीं। घर से निकलते ही गांव के लोग पूछने लगे, कहाँ की तैयारी रमेशर? बाबा को लेकर कचहरी चल दिए क्या? बाबा ने रमेशर के कान में कहा, किसी से कुछ कहना मत। आजकल गांव में बहुत बिया कटवा घूम रहे हैं। खेदन की छोटकी बेटी का बिया नकुलवा इसलिए कटवा दिया कि उसकी बड़की बेटी की शादी कहीं तय नहीं हो रही थी। रमेशर ने इस बात से सहमति जताई। हाँ बाबा, एक से बढ़कर एक उखाड़न चांदपुर में पड़े, मौका मिलते ही जड़ सहित उखाड़ देते हैं। मंटू इन दोनों की बातों को सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। बाइक चांदपुर चट्टी पर आ गई। मंटू ने देखा सुखारी डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल रहे हैं। फूकन की दुकान पर गाना बज रहा है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। गाने की लाइन सुनते ही अचानक मंटू का संतुलन बिगड़ गया। आगे का ब्रेक ज्यादा दब जाने के कारण गाड़ी जरा झोल खा गई। रमेशर खिसिया उठे, कहाँ ध्यान है रे आवारा? बाबा मंटू को समझाने लगे, संभाल के बबुआ, संभाल के, सामने ध्यान रखो, सामने। मंटू गाने को नजरअंदाज करके सामने देखने लगा। चांदपुर चट्टी का मंजर कुछ अलग रंग में नजर आ रहा था। फजलू बैंड बैठकर अपनी बैंड पार्टी की नचनिया के साथ बीड़ी पी रहा था। बैंड पार्टी का गायक गुड्डू रंगीला की होली का रियाज मार रहा था। शायद आज कहीं सट्टा में जाना था, इसलिए बैंड पार्टी का ड्रेस धूप में सुखाया जा रहा था। युवा नेता डब्ल्यू.जी. पान की दुकान पर आने वाले बोर्ड परीक्षा के साथ ग्राम प्रधानी इलेक्शन की चर्चा कर रहे थे। 2 आदमी और 2 कुत्ते खेदन की चाय की दुकान में बैठे थे और कवि अलगू आतिश उर्फ लुकारी उर्फ चिंगारी जी का एकल काव्य पाठ जारी था। बाबा ने कहा, मंटुआ गाड़ी रोको और बजरंगी की दुकान से एक पान लाओ। आज गुड़िया की शादी तय होगी, शुभ घड़ी है, पान खाकर ही कहीं निकलना चाहिए। मंटू बाइक खड़ा करके पान की दुकान की तरफ दौड़ा। मुनीमी करता था, फिर एक रमेशर पैसा निकालने लगे, जो है बाबा के लिए पान लिया। 3-5 करके लड़के बाबा इस बात से नाराज हो गए, पगला गए का? छोटा लड़के को इंजीनियर बनाने के लिए पान का पैसा दोगे? जंग बहादुर सिंह को बुर्बक? हाँ, एक गुड़िया हमारी बेटी नहीं है क्या? सोच रहा है कि बेटे का ज्यादा से ज्यादा दहेज मुस्कुरा कर रह गए, मानो ये आश्वस्ति न हो, जमाना बड़ा होशियार है, हो जो मुरझाए मन को जिंदा कर बोले। धीरे चला, दौड़ा दौड़ा पान लेने चला गया। तभी बाबा ने रमेशर के दोनों तरफ सरसों के हिलते पीले फूलों में खोया डॉक्टर की डांट में बड़ी शिकायत सुन रहे हैं। कहा तो कैसे कहते कि दिमाग फंस गया है, कैसे कहते कि पिंकी ने पहले दिल चुराया था लेकिन रात को बचा रमेशर पास खड़े कुत्ते को पैर से खदेड़ते हुए बोले। तभी अचानक रमेशर ने मंटू का कंधा दबा दिया। और भट जुग चल रहा है। मंटू ने गियर बदल कर जब से फरीदाबाद नौकरी करने गया है, तब से ननकुआ वो प्रधानी चुनाव की तैयारी में लगी है। 3 कमरे का तभी से इधर धुआं उठा है, बिना आग के धुआं तो उठता नहीं। बालू, छड़, सीमेंट और ईंट। बाबा बोले, जो भी हो, लेकिन सुखरिया का रहन पहले भी ठीक नहीं था। ये तो जवार जानता है कि लंगोट का ढीला आदमी है। एक बुजुर्ग पहले भी जहाँ क्लिनिक खोला था वहाँ एक सेठ की चिनार पतों का को छेड़ते हुए पकड़ा गया। बड़ी मार मारे थे। कटोरी में चूड़ा और गुड़ रखा है। रमेशर ने सहमति जताई। बाबा बात तो सही है, गुड़ की तरफ ललचाई आंखों से देखते हुए खटिया पर बैठे लगाए तो गोबर भी नहीं पाता रहा है। इतनी काना तभी रमेशर ने मंटू से पान लेकर आ गया। बाबा पान लीजिए। आइए बाबा आइए, यही वो घर है। बाबा ने पान रमेशर की तरफ बढ़ाया, बाइक स्टार्ट हो गई और तीनों चल दिए। थोड़ी दूर जाकर बाबा ने कहा, उनके पीछे रमेशर, लड़के का बाप क्या करता है? इधर आगे आगे चल रहे रमेशर ने ऊंची आवाज में पूछा, पाए लगी बाबा?
दीनानाथ जी हैं क्या? हम लोग चांदपुर से आए हैं। बुजुर्ग के कानों तक आवाज जाती इसके पहले एक व्यक्ति फटी हुई गंजी और लुंगी पहनकर घर से बाहर निकल आया। कुर्सी लिया आवरे परदुमना। आइए आइए रमेशर जी, सुबह से आपका ही इंतजार कर रहे थे। कुर्सी आ गई। लकड़ी की टूटी कुर्सी में उलझी धोती को ठीक करते हुए बाबा बैठ गए। ठीक सामने एक टूटी खटिया पर रमेशर और मंटू को भी जगह दी गई। दीनानाथ जी, इनसे मिलिए, ये हमारे गांव के जंग बहादुर सिंह जी हैं। लोग इनको झांझा बाबा कहते हैं। आप प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर थे। 3 लड़के हैं और तीनों दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में इंजीनियर हैं। मेरे अपने बाबा जब जिंदा थे तब से इनके परिवार का सहयोग हम सबको मिलता रहता है। दीनानाथ जी ने बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम बाबा। तब तक रमेशर की नजर मंटू पर चली गई। और इनसे मिलिए, ये हैं गुड़िया की मौसी के लड़के शशि कुमार। इस साल इंटर की परीक्षा देंगे। गोड़ लागो बाबूजी का। मंटू सबके पैर छूने लगा। दीनानाथ मंटू का औचक निरीक्षण करने लगे। तब तो ठीक है। स्वकेंद्र में नकल तो खूब हो रहा है। जब तक मुलायम सिंह जी हैं खूब बढ़िया मेरिट बनवाओ बबुआ। मेरिट बनाकर ही आज हमारे साढ़ू का लड़का इंजीनियर हो गया। उसके बियाह के लिए 8 लाख दहेज, 4 चक्का गाड़ी लेकर लोग उसके दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन हमारे साढ़ू 12 लाख से 12 पैसा नीचे लेने को तैयार नहीं है। रमेशर ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर कहा, हाँ, अब इससे कम क्या चाहिए। आजकल 1 लाख और एक गाड़ी तो सफाई कर्मी मांग रहे हैं। मिलिट्री पुलिस वाले 5 लाख, मास्टर साहब हो गए तो 10 लाख और डॉक्टर ऑफिसर की तो बात छोड़िए। दीनानाथ ने प्रतिवाद किया, लेकिन भाई साहब, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बड़ा खर्चा है। कम से कम 10-12 लाख न मिले तो क्या फायदा ब्याह करने से। झांझा बाबा को इंजीनियर और दहेज के फायदे की सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं हो रही थी। थोड़ी देर रुक पूछे, ये भैंस कहाँ से खरीदे हैं दीनानाथ जी? जी, कार्तिक में ददरी मेला से। जब बाबूजी ठीक ठाक थे तो 5-6 भैंस रखते थे, लेकिन हम अकेले हैं, क्या करें, यही एक है बस। बाबा बड़े गौर से भैंस को देखने के बाद बोले, खूब नीमन बात है, गर्दन पर भी जम रही है। जी बाबा, 4 किलो सांझ सवेरे दूध देती है। इसी बीच 2-3 लोग कहीं और से आ गए। दीनानाथ जी खड़े हुए और सबसे परिचय कराने लगे। रमेशर जी हमारे चाचा के लड़के हैं, मोहन चौधरी। हावड़ा में कपड़े की दुकान है। 2 ट्रक चल रहा है। इनका भी एक बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। पैलगी हुआ, सबने कहा, आइए मोहन जी बैठिए। तब तक बिस्कुट पानी आ गया। रमेशर पानी पीते हुए बोले, अब काम की बात की जाए। बहुत टाइम हो गया। चांदपुर जाते जाते तो गाय गोरू का समय हो जाएगा। पंडित जी को बुला लीजिए। दीनानाथ जी बोले, पहले लेन देन तो तय हो जाए, फिर साइड पर विचार किया जाएगा। लेन देन का नाम सुनते ही झांझा बाबा ने हस्तक्षेप किया, ए दीनानाथ बाबू। हाँ बाबा, क्या उम्र हुआ तुम्हारा? जी बाबा, 52 साल। तो सुनो, हमसे 20-22 साल छोटे हो। जी बाबा। देखो, बुजुर्ग का अनुभव ही उसका गहना होता है। जी जी बाबा, ये तो सही बात है। बाबा मुस्कुरा कर बोलने लगे, देखो बबुआ, हमारे घर में एक नहीं 3-3 इंजीनियर हैं। हम भी तीनों की शादी में खूब दबा कर दहेज लिए। खूब बढ़िया टेंट, समियाना, नाच बाजा, भोजन पानी में पैसा खर्च किए। लेकिन बबुआ, जिंदगी के इस अंतिम दौर में आकर समझ में आ रहा है कि दहेज 1-2 लाख ऊपर नीचे हो जाए, नाच बाजा में थोड़ा कम खर्चा हो जाए, लेकिन पतों के रहन स्वभाव संस्कार से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धन यही है। यही ठीक रहेगा तो सारा धन ठीक रहेगा, और ये ठीक नहीं रहेगा तो तुम्हारे पास बांस पर धन हो जाए, बर्बाद होने में एक क्षण नहीं लगेगा। तुम आंख मूंद कर बेटे का ब्याह करो। गुड़िया जैसी लड़की तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। ये इस बुजुर्ग का वादा है। वाह, रमेशर तो बाबा की बात से मन ही मन खुश हो गए, लेकिन दीनानाथ को बाबा की बात बहुत रास नहीं आई। जैसे ही एहसास हुआ कि बुढ़वा कोई नई चाल चलेगा, झट से बोल पड़े, ए बाबा, आपकी बात सरोवाना सही है, लेकिन हमारा लड़का भी कम रहनदार नहीं है। यही नगरा का एक चौधरी 3 लाख नगद, हीरो होंडा गाड़ी, सोना की सिकड़ी, फ्रिज, कूलर, सोफा सब दे रहा है। उसकी भी लड़की बहुत पढ़ी लिखी, सुंदर और संस्कारी थी। बस हमारी मलिकाइन को पसंद नहीं आई, क्योंकि एक तो पैसा कम मिल रहा था, ऊपर से हमें लड़की 5 फीट 7 इंच की चाहिए थी। झांझा बाबा चुप हो गए।
रमेशर दीनानाथ की बात से सहानुभूति प्रकट करने लगे। जी जी, सही बात है। इधर मंटू अभी भी कहीं गुम था, मानो उसे किसी और गैर भाषी देश में जबरदस्ती बैठा दिया गया। अचानक झांझा बाबा ने कहा, चौधरी वैसे आपके बबुआ कितने तक पढ़े? दीनानाथ के सवाल से थोड़े असहज हो गए। दीनानाथ इस सवाल से थोड़े असहज हो गए। अब क्या कहें बाबा, आप शायद न जानते हो, 8 में था तो उसका हाथ टूट गया। जा, नहीं तो पढ़ाई लिखाई तो एकदम फर्स्ट क्लास थी। बीमारी के कारण हाई स्कूल भी पास नहीं हो पाया। कुछ साल तक साहब के यहाँ ड्राइवर था, तब तक चपरासी की भर्ती आई तो सिलेक्शन हो गया। रमेशर सहानुभूति प्रकट करते हुए बोले, कोई बात नहीं, जो सरकारी नौकरी आज पा गया उसके आगे पीएचडी लिए किए लोग भी फेल हैं। दीनानाथ हंसने लगे। तभी अचानक एक 28 साल के लड़के ने बाइक का ब्रेक मारा। मंटू ने देखा उसके कपार से सरसों का तेल चचुआ रहा है, मुंह गुटका से सिकुड़ गया है। कपड़ा देखकर एहसास हो जाता है कि बेचारे को मकर संक्रांति के बाद नहाने का टाइम ही नहीं मिल पाया है। दीनानाथ खुश होकर बोले, ये लीजिए आ गए विकास बाबू, देख लीजिए अपना दामाद। प्रणाम करो जी, ये लोग चांदपुर से आए हैं। विकास जी ने जबरदस्ती सिर झुकाया और सीधे घर में चले गए। झांझा बाबा ने चश्मा निकाल कर बड़े गौर से देखने के बाद कहा, चौधरी भैंस का सब दूध मत बेचो, जरा इनको भी पिलाओ। अहिर का बेटा ऐसा दूबर होगा तो कैसे काम चलेगा? दीनानाथ ने कहा, बाबा गांव से बलिया आने जाने में ही थक जाता है। जब से नया डीएम आया है काम बहुत बढ़ गया है। लीजिए, इसी बीच पंडित जी आ गए। सबने पंडित जी को दंडवत किया। सीताराम जी सीताराम। बैठिए पंडित जी बैठिए। अब रमेशर बड़े ही कातर स्वर में आवाज धीमी करके कहने लगे, देखिए 2.5 लाख एक गाड़ी तो ठीक था, इसी में नाच बाजा सिकड़ी सोफा कूलर फ्रिज टीवी पलंग अलमारी बक्सा दुनिया भर का सामान भी देना है। बारात की सेवा अलग है। कम से कम आप नाच बाजा संभाल लें तो बड़ी राहत होगी। कुछ भी कम कम हो जाएगा तो मेरे ऊपर उपकार होगा। इतना कहकर रमेशर हाथ जोड़ लिए। दीनानाथ खामोश हो गए। झांझा बाबा ने कहा, चौधरी देखो, आजकल जिस गांव में रंडी का नाच हो रहा है वहाँ पक्का मार हो रहा है। हर साल हमारे ही गांव में हो जाता है। अब ये बताओ कि रमेशर की बेटी का ब्याह करेंगे कि जाकर नाच बाजा में मारपीट संभालेंगे? अरे टीवी सिनेमा कर दो। पतुरिया को बुलाकर आजकल गांव में नचवाना खतरे से खाली नहीं है। दीनानाथ बोले, बाबा हमारे ब्याह में 300 गौड़ का नाच हुआ था। तब से हमारा बड़ा शौक है कि बेटे के ब्याह में जिला का सबसे बढ़िया बैंड पार्टी और नाच करेंगे। झांझा बाबा इस तर्क से सहमत न हुए। सुनो दीनानाथ और रमेशर, न तुम्हारा न इसका, बीच का रास्ता निकालो। 2.25 लाख फाइनल। नाच का बोझ मत डालो। चांदपुर में इतना लौंडे लफाड़ी है कि फजलुआ का नचनिया हर साल भाग जाता है, तो ये नाच कौन संभालेगा? बवाल होगा तो भुगतना तुम दोनों को पड़ेगा। बड़ बुजुर्ग की बात भी माननी चाहिए। इतना सुनते ही रमेशर ने अपनी पगड़ी को दीनानाथ के पैर पर रख दिया। बाबा की बात मान लिया जाए दीनानाथ जी, मेरी बेटी अब आपकी बेटी है। दीनानाथ खामोश हो गए और रमेशर खुश, मानो बाबा को लाना सफल हो गया हो। पंडित जी ने दोनों समधियों का चेहरा पढ़कर पतरा खोल दिया। श्री गणेशाय नमः। शुभ विवाह दिन 29 अप्रैल 2006 का उत्तम है। पंडित जी को दक्षिणा और भोजन कराकर विदा किया गया। रमेशर, मंटू और झांझा बाबा भी खुश होकर भोजन करने लगे। लेकिन इसी बीच घर के भीतर से 1-2 औरतों की तेज तेज आवाज आने लगी। घर में तूफान जैसा चलने लगा। झांझा बाबा ने खाते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी समधिन तो तेज है रे बबुआ रमेशर, और दामाद भी कम नहीं है। रमेशर पानी पीकर चुप हो गए। भोजन के बाद दीनानाथ घर से निकल आए और बड़े ही कातर स्वर में कहा, देखिए रमेशर जी, हमारी मालकिन मान नहीं रही है। पैसा बहुत कम हो गया है, नाच भी आपको करना पड़ेगा। 2.5 लाख से कम मत करवाइए, नहीं तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। रमेशर दांत चियार कर दीनहीन की तरह हाथ जोड़े खड़े हैं। ठीक है, अब तो दिन तय हो गया है। अब तो आपकी खुशी में हमारी खुशी है। दोनों समधी विदा हुए। चला चली का समय आ गया। दंड प्रणाम हुआ। झांझा बाबा को धोती से और मंटू को 51 रुपए से विदाई हुई। मंटू ने बाइक चालू करके राहत की 4-5 सांस ली। बाइक चलने लगी। इधर सड़क पर सांझ हो आई थी। सड़क के दोनों तरफ से धुआं उठ रहा था। रास्ते में कुछ दूर पर आने पर बाबा ने कहा, ए रमेशर। हाँ बाबा।
ई दीनानाथ चौधरी तो मेहरारू के कंधे पे बंदूक रखकर फायर कर दिया रे। रमेशर हारे हुए जुआरी की तरह हंसने लगे। ए बाबा, खेल खत्म हो गया तो ज्यादा क्या सोचना, चलिए जो होगा देखा जाएगा। अब 29 अप्रैल का चिंता किया जाए। मंटू के दिल में 29 अप्रैल मचलने लगा। देखते देखते चांदपुर चट्टी करीब आ गई। मंटू ने देखा सुखारी डॉक्टर की दुकान पर बुखार के मरीज और फूकन की दुकान पर कुछ दिल के मरीज जमा हो चुके थे। उसने गियर बदलकर 2 नंबर लगा दिया। फूकन की दुकान पर गाना बज रहा था, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी चांदपुर की चंदा पार्ट 7। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।